नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। ये एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक्स की। आर्टिकल 32 संविधान का, इसे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर किसी इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो इस आर्टिकल के तहत वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस वायलेशन के अगेंस्ट 5 रिट्स इशू की जा सकती हैं। कौन कौन सी ये 5 रिट्स हैं? सबसे पहले हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इशू की जाती है। देखो, वैसे ये रिट्स हाई कोर्ट के द्वारा भी इशू की जा सकती हैं, बट वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि हाई कोर्ट की जो पावर्स हैं आर्टिकल 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स हैं आर्टिकल 32 के तहत, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। फिलहाल आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 32 के तहत ये जो 5 रिट्स इशू की जा सकती हैं, ये कौन कौन सी हैं और इनका मतलब क्या है। हेबियस कॉर्पस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इशू की जाती है पर्सनल लिबर्टी से संबंधित केसेस में। हेबियस कॉर्पस का सिंपल मतलब होता है प्रोड्यूस द बॉडी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। वैसे देखो, आपको पता है अगर पुलिस किसी इंडिविजुअल को अरेस्ट करती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। लेकिन मान लीजिए 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, पुलिस ने इंडिविजुअल को गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया, तो वो इंडिविजुअल आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है और सुप्रीम कोर्ट हेबियस कॉर्पस रिट इशू कर देती है। मतलब इसका यह है, सुप्रीम कोर्ट आदेश देती है पुलिस को कि प्रोड्यूस द बॉडी। जिस इंडिविजुअल को आपने गिरफ्तार किया है उसको हमारे पास लेके आइए और रीजन बताइए कि क्यों आपने डिटेन किया है, अरेस्ट किया है उस पर्सन को। तो ये मतलब होता है हेबियस कॉर्पस का। पर्सनल लिबर्टी से संबंधित केसेस में ये इशू की जाती है। जैसे और एग्जांपल देता हूं, जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी सारे लीडर्स को गिरफ्तार किया गया था, तो उस समय काफ़ी सारी पिटीशंस फाइल की गई थी। हेबियस कॉर्पस से संबंधित सुप्रीम कोर्ट को बोला गया था कि जो लीडर्स को डिटेन किया गया है वो गलत है, वो इलीगल है, आप रिट इशू कीजिए। हेबियस कॉर्पस मतलब पुलिस से पूछिए कि क्यों गिरफ्तार किया गया है और रिहा किया जाए लीडर्स को जिनको गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट रिट होती है मैंडेमस। मैंडेमस में क्या होता है, पब्लिक ऑफिशियल्स को डायरेक्शंस दी जाती हैं कोर्ट के द्वारा कि आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म कीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के बारे में आपने सुना होगा। रिवर के पानी के बंटवारे को लेकर अगर 2 स्टेट्स के बीच में विवाद होता है और तो स्टेट जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये रिक्वेस्ट लेके कि पानी के बंटवारे को लेकर विवाद है, आप एक ट्रिब्यूनल को गठित कीजिए ताकि रिवर के पानी के बंटवारे को सुलझाया जा सके। तो 1 साल के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रिब्यूनल का गठन करना होता है। यह है इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट एक्ट 1956। मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी ड्यूटी नहीं पूरी करती है, 1 साल के अंदर अंदर ट्रिब्यूनल का गठन करना होता है, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं गठन करती है ट्रिब्यूनल का, इवन किसी स्टेट के रिक्वेस्ट करने पर भी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट को ये रिट इशू करके कि भाई आपका काम है कि 1 साल के अंदर अंदर आपको ट्रिब्यूनल का गठन करना है, तो आप कीजिए ना, अपनी ड्यूटी परफॉर्म कीजिए आप। नेक्स्ट रिट है को वारंटो। अगर ये रिट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इशू की जाती है तो इसका मतलब ये होता है, सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि आप वारंट शो कीजिए, किस वारंट से आप पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए किसी पोस्ट के लिए जो रिटायरमेंट एज है वो है 60, लेकिन उस पोस्ट पर किसी ऐसे पर्सन को अपॉइंट कर दिया जाता है जिसकी एज है 62, तो सुप्रीम कोर्ट ये रिट इशू कर सकती है कि भाई आप वारंट शो कीजिए, कौन से वारंट से आप इस पोस्ट पर हो, क्योंकि इस पोस्ट के लिए रिटायरमेंट एज तो है 60 और आपकी है 62। तो इस रिट को इशू करके फिर सुप्रीम कोर्ट हटा सकती है उस पर्सन को उस पोस्ट से। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन। इसमें देखो डायरेक्शंस दी जाती हैं जुडिशियल या फिर कैसे जुडिशियल अथॉरिटीज को कि आप प्रोसीडिंग को रोक दीजिए, क्योंकि आपकी कोई जुरिडिक्शन नहीं है इस इशू पर प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट करने की।
प्रोहिबिशन का मतलब होता है रोकना, जैसे बिहार में शराबबंदी है तो इसे भी प्रोहिबिशन कह दिया जाता है, शराब बैन है। नेक्स्ट है सर्टिओररी। इसका मतलब ये होता है किसी जुडिशियल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के द्वारा कोई ऑर्डर इशू किया गया है तो उसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा री एग्जामिन किया जा सकता है। तो आर्टिकल 32 के तहत ये 5 रिट्स सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इशू की जा सकती हैं। आर्टिकल 32 देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा था। ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनका भी फंडामेंटल है, क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स के वायलेट होने पर सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। इससे बड़ा राइट क्या होगा आप बताइए। तो ये राइट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं, क्या हाई कोर्ट के द्वारा भी ये रिट्स इशू की जा सकती हैं? बिल्कुल की जा सकती हैं। और वैसे हाई कोर्ट की पावर इन रिट्स को इशू करने में वैसे सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा है। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा देखो इसलिए क्योंकि अगर किसी इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तब वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है आर्टिकल 32 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये रिट्स इशू की जा सकती हैं सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वायलेट होने पर। जबकि दूसरी तरफ हाई कोर्ट ना सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वायलेट होने पर बल्कि दूसरे मामलों में भी ये 5 रिट्स इशू कर सकती है। तो फिर हाई कोर्ट की पावर ज्यादा हुई ना, हाई कोर्ट के पास स्कोप ज्यादा है इन रिट्स को इशू करने का, जबकि सुप्रीम कोर्ट के पास स्कोप सिर्फ इतना है कि फंडामेंटल राइट वायलेट होने से संबंधित केस है ना, तभी ये 5 रिट्स इशू की जा सकती हैं, अदरवाइज नहीं। अब आपके मन में देखो एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि अगर फंडामेंटल राइट के वायलेट होने पर कोई इंडिविजुअल हाई कोर्ट में भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, दोनों कोर्ट्स जो हैं रिट्स इशू कर सकती हैं फंडामेंटल राइट के वायलेट होने पर, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत। तो क्या इंडिविजुअल की मर्जी है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाए या फिर हाई कोर्ट में? क्या सुप्रीम कोर्ट सीधा एंटरटेन करती है? अगर फंडामेंटल राइट के वायलेट होने पर कोई इंडिविजुअल सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाता है हाई कोर्ट से पहले, क्या सुप्रीम कोर्ट उन पिटीशंस को एंटरटेन करती है या फिर नहीं करती है? या फिर सुप्रीम कोर्ट उन्हें बोल देती है कि पहले आप हाई कोर्ट जाओ? देखो यही पूरा इशू है इस आर्टिकल का। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने हाल ही में ये ऑब्जर्व किया एक केस में, हम चाहते हैं कि आर्टिकल 32 से संबंधित कम पिटीशंस हमारे पास आएं। अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो पिटिशनर पहले हाई कोर्ट में जाएं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आएं। मैं फिर से बोलता हूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक केस की सुनवाई के दौरान ये बोला, हम चाहते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि आर्टिकल 32 से संबंधित पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में कम आए। अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो पिटिशनर पहले जाए हाई कोर्ट में, क्योंकि हाई कोर्ट के पास भी पावर है आर्टिकल 226 के तहत 5 रिट्स को इशू करने की। अब इसी चीज को क्रिटिसाइज किया जा रहा है कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा। कुछ एक्सपर्ट्स का यह मानना है, संविधान में जब यह प्रोविजन दिया गया है आर्टिकल 32 के तहत कि फंडामेंटल राइट के वायलेट होने पर पर्सन सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, तो आप कैसे उनकी पिटीशंस को डिस्करेज कर सकते हो? वैसे तो देखो एक बात आपको बताऊं, अगर फंडामेंटल राइट के वायलेट होने पर कोई पिटीशनर सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो उसे नुकसान है। बल्कि नुकसान कैसे है? नुकसान ऐसे है, हाई कोर्ट ने पिटिशनर के अगेंस्ट भी अगर वर्डिक्ट दिया तो अपील फाइल करने का एक मौका तो पिटिशनर के पास फिर भी है ना, कि वो हाई कोर्ट में अपील रिजेक्ट होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। लेकिन सीधा वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन रिजेक्ट हो जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट से ऊपर और कोई कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तो हाईएस्ट कोर्ट है जैसा आपको पता है। अब देखो एक और इशू ये है, हाई कोर्ट की ना अलग अलग बेंचेस की राय अलग अलग है। अर्नब गोस्वामी का जो केस था उस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था, सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करने का जो अधिकार है आर्टिकल 32 में, ये अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है और कोई भी इंडिविजुअल इसको अवेल कर सकता है और उसे उसके फंडामेंटल राइट से वंचित नहीं किया जा सकता। केस क्या था? केस ये था कि महाराष्ट्र की असेंबली ने ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नोटिस जारी किया था अर्नब गोस्वामी के अगेंस्ट, और इस नोटिस के अगेंस्ट अर्नब गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी। जब अर्नब गोस्वामी ने ऐसा किया तो महाराष्ट्र असेंबली के जो असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं
उन्होंने अर्नब गोस्वामी को लेटर लिखा और कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों गए इस ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नोटिस के अगेंस्ट। तो फिर इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट नोटिस जारी किया असिस्टेंट सेक्रेटरी के अगेंस्ट और कहा, अरे भाई आप ये क्यों पूछ रहे हो कि अर्नब गोस्वामी सुप्रीम कोर्ट में क्यों आया? क्योंकि आर्टिकल 32 में अधिकार है किसी भी इंडिविजुअल को सुप्रीम कोर्ट आने का, और ये अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है। इसे आप वंचित नहीं रख सकते, किसी भी इंडिविजुअल को इससे वंचित आप नहीं रख सकते। तो कहने का मतलब ये हुआ, एक तरफ देखो सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलती है और दूसरी बेंच क्या बोलती है। जर्नलिस्ट सिद्दीकी कापन का केस था, इस केस में क्या चल रहा है उसको आप छोड़िए, सिर्फ आर्टिकल 32 पे फोकस कीजिए। जर्नलिस्ट सिद्दीकी कापन की तरफ से पिटीशन फाइल की गई थी कि मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है और मुझे यूपी पुलिस के द्वारा इलीगल तरीके से गिरफ्तार किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला, आप पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, आप हमारे पास क्यों आए? फंडामेंटल राइट अगर आपका वायलेट हुआ है तो आप सीधा हाई कोर्ट में भी जा सकते थे ना। इसके अलावा एक और केस है, नागपुर बेस्ड एक बिजनेसमैन है, इनको अरेस्ट किया गया 3 केसेस में। आरोप इन पर यह है कि इन्होंने महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे के अगेंस्ट कुछ अपमानजनक शब्द कहे। तो केस गया सुप्रीम कोर्ट में इस अरेस्ट के अगेंस्ट। इसी बेंच ने, जिसने सिद्दीकी कापन के केस में यह बोला था कि पहले आप हाई कोर्ट में क्यों नहीं गए, इसी केस में सुप्रीम कोर्ट की सेम बेंच ने पिटिशनर को पहले हाई कोर्ट में जाने के लिए बोला। तो एसेंस क्या निकलता है? एसेंस ये निकलता है कि सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग बेंचेस के जो विचार हैं वो अलग अलग हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को एक स्वर में बोलना चाहिए इश्यूज को लेके। एक बेंच बोलती है कि आर्टिकल 32 के तहत अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में आता है तो ये उसका अधिकार है, अपने आप में फंडामेंटल राइट है। दूसरी बेंच ये बोलती है कि हम चाहते हैं कि आर्टिकल 32 से संबंधित कम केसेस आए सुप्रीम कोर्ट में, पिटिशनर फंडामेंटल राइट के वायलेट होने पर पहले हाई कोर्ट में जाएं। तो ये पूरा इश्यू हमने डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।